नमस्ते बच्चों, मैं आपको आज एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से यूपीएससी की तैयारी के लिए पहला अध्याय मैं आपको करवा चुकी हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि हमारे देश का संविधान बनने से पहले विषय ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज यहाँ पर थे, कैसे हमने उनसे आज़ादी प्राप्त की, हमारा ऐतिहासिक ढांचा क्या था। दूसरे अध्याय में मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमारा देश लोकतंत्र देश हो गया और लोकतांत्रिक देश का अपना संविधान होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे देश की संविधान सभा ने किस प्रकार संविधान का निर्माण किया, संविधान कब बना, कब लागू हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे, इसमें कौन कौन सी इसकी समितियाँ थी, ये सारा मैंने आपको दूसरे अध्याय में बताया। किस प्रकार से संविधान को बनाने वाली संविधान सभा की आलोचना भी की गई, परंतु ये बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश का ही अपना संविधान होता है। बिना संविधान के कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। आलोचना के बाद भी हमारे देश का संविधान बना, लागू हुआ। अब इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारे देश के संविधान सभा ने संविधान बनाया और हमारे देश के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ध्यान से सुनो, और इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगी। ये नोट्स ऐसे हैं कि आपको बुक खोलने की बेटा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इन नोट्स को एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन, जो महत्वपूर्ण लाइन, वो सारी मैंने इसमें लिखी है नोट्स में। आप नोट्स पढ़िए, आपको नोट्स से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैं शुरू करती हूँ चैप्टर 3, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं, क्योंकि बाकी देशों के भी संविधान है, लेकिन हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है, इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो बाकी देशों के संविधान में वो बातें नहीं हैं। क्योंकि 1949 में 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। देखो, हमारा संविधान 1946 में बनना शुरू हुआ तो 1949 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें कुछ धीरे धीरे और भी परिवर्तन हुए बाद में। जैसे संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन, ये नहीं कि उसमें संविधान बन गया तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होंगे, बिल्कुल होते। समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कुछ चेंजेस भी हुए। तो सबसे बड़े परिवर्तन करने वाला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था 1976 को। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति, देखो संसद को ना पूरी संवैधानिक शक्ति मिली है। जब भी कुछ परिवर्तन करना होता है संविधान में तो संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत उस पे ऊपर होना जरूरी है, तभी संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि केशवानंद भारती मामले में कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति, जो है संसद को जो संवैधानिक शक्ति मिली हुई है वो चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। यानी कि न्यायालय जो है संसद को संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे उसको कितनी भी संवैधानिक शक्ति क्यों ना मिली हो, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी संविधान की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। क्या है? सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है लिखित, जैसे कि अमेरिकी संविधान है, और दूसरा अलिखित, ब्रिटेन का संविधान। लेकिन भारत का संविधान जो है वो लिखित है और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और यह बहुत ही वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। और क्योंकि इसके विस्तृत बनने के पीछे 4 कारण हैं। पहला कारण क्या है? एक तो इसका भौगोलिक कारण, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का विस्तार, भारत की विविधता, बहुत ज़्यादा विविधता है भारत में, ऐतिहासिक 1900। और सबसे बड़ी बात, दूसरा इसका कारण क्या है कि 1935 का अधिनियम वो बहुत विस्तृत था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान, यानी कि पूरे देश का एक ही संविधान। जब पूरे देश का, केंद्र राज्यों का जब एक ही संविधान होगा तो नेचुरली ये बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा। और चौथा इसका कारण क्या है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, यानी कि संविधान बनाने वाले जो थे उनको कानून के बारे में पूरा ज्ञान था, इसलिए हमारा संविधान बहुत ज़्यादा विस्तृत भी है। संविधान
में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। हमारे भारतीय संविधान में खाली मौलिक सिद्धांत नहीं है, प्रशासन को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में सब बातें, सारे प्रावधान उसमें विद्यमान है हमारे भारतीय संविधान में। ये इसकी पहली विशेषता है कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी पहली विशेषता क्या है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसकी दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान है, संविधान सभा ने जब इसको बनाया तो अलग अलग देशों से, अलग अलग स्रोतों से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो उन्होंने ग्रहण की। जैसे कि संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ऐसे ही संविधान का दार्शनिक भाग जैसे मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अमेरिका व आयरलैंड से लिए गए, क्योंकि मौलिक अधिकार भी बहुत जरूरी हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी जरूरी है राज्य के कल्याणकारी कार्यों के लिए। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लिए उन्होंने आयरलैंड से। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, उन्होंने हर देश से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो संविधान में, अपने संविधान में ग्रहण कर ली। ऐसे ही भारत के संविधान का जो राजनीतिक ढांचा है, अर्थात जो संघीय सरकार के गठन, कार्यपालिका व विधायिका का संबंध, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने हर देश से कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि संघीय सरकार का गठन और कार्यपालिका विधायिका का, कार्यपालिका और विधायिका मीन जैसे संघीय सरकार में क्या आता है, केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, और कार्यपालिका विधायिका का संबंध क्या है कि जब तक विधायिका ही नहीं बनेगी तो कार्यपालिका कैसे बनेगी। तो इन विधायिका बनेगी तो विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इनका आपस में संबंध होना बहुत ही जरूरी है, और ये दोनों चीज़ें उन्होंने कहाँ से ली, ब्रिटेन के संविधान से। अन्य प्रावधान उन्होंने, बाकी जो प्रावधान कहाँ से लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका, जापान आदि से भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने ग्रहण की। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भारत सरकार, देखो भारत का संविधान है ना, इसके मन का ना इन्होंने अलग अलग देशों से, अलग अलग स्रोतों से हमारा अपना देश का संविधान बनाया। तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा। क्योंकि 1935 के अधिनियम में जो संघीय व्यवस्था जो अभी भी हमारे देश में है, संघीय व्यवस्था है, केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा है, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, सब जो इस समय हमारे देश के संविधान में है और उस संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा है, ये सारी बातें इन्होंने कहाँ से ली है, 1935 के अधिनियम से। तीसरी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या है कि कहने को तो हमारा देश संघीय व्यवस्था है, संघीय मीन्स केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग चुनाव होते हैं, दोनों के अलग अलग सरकार होती है, दोनों के अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र के अलग, राज्यों के अलग, और संविधान में लिखी भी गई हैं कि केंद्र को कितने विषय दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, राज्यों को कितने विषय दिए गए हैं, और उसके बावजूद भी हमारे देश का झुकाव किसकी ओर है, एकात्मकता की ओर। तो ये तीसरी विशेषता हमारी, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है क्योंकि इसमें संघ के सभी लक्षण जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता मीन्स संविधान सर्वोच्च है, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और संविधान की कठोरता मीन्स कि संविधान जल्दी परिवर्तन नहीं करता। स्वतंत्र न्यायपालिका मीन्स हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वो जो है उसका हमारे देश की विधायिका से और कार्यपालिका से कोई मतलब नहीं होता। न्यायपालिका स्वतंत्र है तभी न्यायपालिका निष्पक्ष होकर निर्णय दे सकती है। और द्विसदनीय है कि हमारे देश में 2 सदन है, केंद्र लोकसभा राज्यसभा। लेकिन फिर भी संविधान में मतलब इतना सब कुछ संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे देश के संविधान का झुकाव किसकी ओर है, एकात्मकता की ओर। देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि संघीय व्यवस्था है, ये सारे अभी मैंने आपको लक्षण बताए, लेकिन फिर भी संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है कि संघीय के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण भी हैं, जैसे कि एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता। संविधान का एक सशक्त केंद्र मतलब क्या है कि जब हमारे देश पर कोई आपातकालीन व्यवस्था हो जाती है, कोई आपातकालीन प्रावधान हमारे देश में किए गए हैं, जबकि इमरजेंसी हो जाती है, कोई देश युद्ध कर देता है, उस समय हमारे देश के केंद्र सरकार जो है उसका सशक्त होना जरूरी है। अगर हमारी केंद्र सरकार सशक्त नहीं होगी, शक्तिशाली नहीं होगी, तो देश जो है बाहरी देश के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, संघीय विशेषताएं होने के बावजूद भी हमारे देश में कुछ एकात्मक लक्षण भी हैं, जैसे एक सशक्त
केंद्र, एक संविधान और एकल नागरिकता, यानी कि हर व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त है। संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन का मतलब क्या होता है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार हमारा संविधान जो है वो उसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, संशोधन भी किए जा सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका मीन्स कि न्यायपालिका हमारी एक ही है, चाहे हम केंद्र में रहे चाहे राज्य, हम एक समय में एक ही न्यायपालिका में जा सकते हैं। हम एक ही राज्य में रहने वाला व्यक्ति अपने राज्य की हाई कोर्ट में जब कोई मुकदमा करता है तो वो फिर किसी दूसरे राज्य, अगर वो वहाँ से मुकदमा हार जाते हैं तो दूसरे राज्य से नहीं मुकदमा लड़ सकता, उसको फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो एकीकृत न्यायपालिका, एक समय में एक ही न्यायपालिका में जा सकते हो। तो एकीकृत न्यायपालिका और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब केंद्र के शक्तिशाली होने के पॉइंट्स है सारे आपकी, कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। देखो राज्यों का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। अखिल भारतीय सीमाएं, आपातकालीन प्रावधान, लेकिन संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, लेकिन कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, यानी कि इन सब राज्यों से मिलकर तो संघ बनता है, केंद्र हमारी संघीय सरकार बनती है, तो कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। चौथी विशेषता है हमारे संविधान की, सरकार का संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। क्यों? क्योंकि संसदीय व्यवस्था विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के स्थान पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि मेन जो है सारी अध्यक्ष शक्ति किसके पास है? संसद के पास होती है। देखो जो संसदीय शब्द है ना, संसदीय, इसका मतलब इस शब्द में ही आपका अर्थ है, संसदीय मीन्स संसद के पास शक्ति का होना। तो संसद मन की विधायिका और कार्यपालिका, संसद के इलेक्शन होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसमें से फिर एमपी होंगे, एमपी से फिर ये पीएम बनेंगे। तो कार्यपालिका तो बाद में बनेगी ना, पहले किसके इलेक्शन हो गए? संसद के। तो कार्यपालिका कहाँ से निकलती है? संसद से। इसका मतलब कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। इन दोनों का आपस में समन्वय और सहयोग बहुत जरूरी है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में और संसदीय व्यवस्था में दोनों एक दूसरे के सहयोग पर कार्य करते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संसदीय प्रणाली को सरकार को उत्तरदायी व मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय प्रणाली को सरकार के उत्तरदायी सरकार, यानी कि ये तब तक कार्य करेगी कार्यपालिका जब तक संसद चाहेगी। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, बहुमत वाले, ये सब मैं इससे बता रही हूँ, मैंने अभी बताया ना आपको कि संसदीय प्रणाली को सरकार को उत्तरदायी व मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक नाम मात्र के कार्यपालिका, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नेतृत्व, बहुमत वाले दल की सदस्यता, निचले सदन का विघटन, लोकसभा या विधानसभा। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। मैंने अभी बताया ना कि भारत की संसदीय प्रणाली है, इन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली है, उसी पर आधारित है। फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। जैसे कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, संप्रभु में शक्तिशाली या अपने आप में पावरफुल नहीं है, संप्रभु नहीं है। भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तरदायी व्यवस्था है। पांचवी विशेषता है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। संसद की संप्रभुता का नियम किससे जुड़ा हुआ? ब्रिटिश संसद से। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। तो जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी तरह भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। देखो मैं पॉइंट दोबारा पढ़ रही हूँ कि जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली, बेशक उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली अपनाई है, लेकिन भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, थोड़ा उन्होंने बड़े परिवर्तन किए। ऐसे ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायिक समीक्षा है, उनकी शक्ति है वो अमेरिका न्यायालय से उनको कम मिली हुई है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। ये कानून के सामने सब समान है।
इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। इसके लिए एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती है। अब देखो, इस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक संतुलन बनाया है। मैं इस पॉइंट को दोबारा बता रही हूँ कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच, देखो अमेरिका की न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका से ज़्यादा सर्वोच्च है, तो उन्होंने संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने किस पर जोर दिया है कि एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश सर्वोच्च न्यायालय है, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने न्याय दिया है वो अपनी समीक्षा के तहत की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को, यानी कि संसद जो कानून बनाती है उसको हमारी न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर संसद भी अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती है। अगर न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है तो संसद भी अपनी शक्तियों के बल पर, अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती है। ये हमारी संविधान की विशेषता है, न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में संबंध। छठी विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। देखो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो मैंने अभी बताया ना, वो एकीकृत है कि एक समय में हम एक ही न्यायपालिका में जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ एकीकृत के साथ साथ हमारे देश की न्यायपालिका वो स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र है। उसको निर्णय देने के लिए किसी के लिए आंसरेबल, उत्तरदायी नहीं है हमारे देश की न्यायपालिका। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। तो एकीकृत है, एक समय में एक न्यायालय में जा सकते हैं, और ये स्वतंत्र है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय, जैसे हमारे देश के सरकार के 3 अंग हैं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के चुनाव होते हैं, उन चुनावों से फिर बाद में कार्यपालिका बनाई जाती है, लेकिन न्यायपालिका के चुनाव नहीं होते। न्यायपालिका का सरकार के दोनों अंगों से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए क्योंकि अगर न्यायपालिका भी वहीं से चुनी जाएगी, इसका मतलब सरकार के तीनों अंग एक कानून बनाएगा, दूसरा लागू करेगा, तीसरा निर्णय करेगा, तो उनके निर्णय जो है वो निष्पक्ष नहीं होंगे। इसीलिए न्यायपालिका को इन दोनों अंगों से स्वतंत्र रखा गया ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र पूर्वक अपना निर्णय दे सके। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय एकदम शीर्ष पर है और इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। ये आपको पता ही है कि सबसे सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक होता है, हर राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय से नीचे क्या होता है, क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला अदालत या अन्य निचली अदालतें, ये सब होती हैं। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका व राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। देखो इसी में अभी मैं आपको ये बता रही हूँ मैं कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, छठा पॉइंट स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, इसी के पॉइंट से भी चल रहे हैं कि न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करते हैं, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय है जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो शीर्ष न्यायालय है। चाहे किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और वह संविधान का रक्षक है, हमारे संविधान का रक्षक है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कई और प्रावधान भी किए गए हैं, इसलिए किए गए हैं ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर निर्णय दे सके। जैसे कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। देखो न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो 65 साल होता है, बहुत टाइम होता है, इसलिए उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें उनको सारी मिलती हैं। उनको भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जितने भी सारे खर्चे होते हैं वो सारे संचित निधि से दिए जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी अदालत में कामकाज पर रोक,
यानी कि निवृत्ति के बाद वो अदालत में कामकाज नहीं कर सकते। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, सबसे बड़ी बात कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इसको कार्यपालिका से अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि सरकार अगर गलत करती है तो न्यायपालिका उनको दंड दे सके, इसलिए उनको अलग रखा गया है। ठीक है। अब 7वीं विशेषता है इसकी मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। देखो, जो मौलिक अधिकार है वो बहुत जरूरी है हर देश के नागरिक के लिए, क्योंकि बिना मौलिक अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब हम सबको मौलिक अधिकार मिले होंगे। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। यह कार्यपालिका व विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर कार्यपालिका या संसद कोई भी काम अपने मनमाने ढंग से करती है तो मौलिक अधिकार जो हमारे कितने हैं, हम अपनी सरकार को उस गलत काम करने के लिए रोक भी लगा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार। हम सरकार द्वारा किए गए गलत कार्यों को जो है रोक लगा सकते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायपालिका के माध्यम से लागू किया जा सकता। अगर कोई सरकार जो है मौलिक अधिकार नहीं देती, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, नागरिकों के लिए जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के माध्यम से इनको लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो जो अधिकारों की रक्षा के लिए, अब मान लो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और वो सीधा कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। अब सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी कि जो सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। अभी मैंने बताया ना कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अगर कोई सरकार नहीं देती तो हम प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम करती है और इसके लिए ये निम्नलिखित रिट जो आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कुछ सीमाओं के दायरे में भी आते हैं। सीमाओं के दायरे में मीन्स कि अगर हमारे देश पर किसी प्रकार का कोई राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। आपातकाल की स्थिति में जो है इन अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। अगली इसकी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में, देखो संविधान के 3रे भाग में किया गया मौलिक अधिकारों का वर्णन, और नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया संविधान के 4थे भाग में। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। क्योंकि देखो हमें राजनीतिक लोकतंत्र मिल गया, आज़ादी मिल गई है, लेकिन अगर हमारे देश के नागरिकों को या हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं मिलेगा तो राजनीतिक लोकतंत्र हमारे लिए बेकार है। क्योंकि आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र जो है वो बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य भारत में कल्याण के राज्य की स्थापना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होता है कि कल्याण के राज्य की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अब देखो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनता है ना कि समाज में सब एक जैसी हो, समानता हो, आर्थिक सबको अर्थव्यवस्था अपनी बनाए रखने का पूरा अधिकार है। क्योंकि जब तक हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र किस काम का? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और कल्याण के राज्य की स्थापना करना भी जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से मौलिक अधिकारों के को हम कानून द्वारा लागू करवा सकते हैं, लेकिन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता। संविधान में यह कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेवारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। अगली विशेषता है इसकी मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया। देखो हमारे संविधान जब बना था ना, जिस समय उस समय मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया।
उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में, जब आंतरिक आपातकाल शुरू हुआ था, तो तभी जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है ये इन मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया, संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। संविधान के भाग 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। इसके तहत प्रत्येक भारतीयों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये देखो, ये पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, संविधान बना था। इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन ने भी इन कर्तव्यों को जोड़ा। और ये जो एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा संविधान के भाग 4A भाग 1 में। कौन कौन से कर्तव्य हैं कि प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य क्या है? राष्ट्र की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें और सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें। देखो, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के पहलू हैं। हर अधिकार से कर्तव्य जुड़ा, हर कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़ा है। तो बिना कर्तव्यों के अधिकार भी अधूरे हैं, बिना अधिकारों के कर्तव्य भी अधूरे हैं। तो कर्तव्य तो बहुत जरूरी हैं। बिना कर्तव्यों के हम अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर सकते। इसीलिए कर्तव्यों को बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय इन्हें यह याद रखना होगा कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशित तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। देखो, मैंने भी बताया ना आपको, नीति निर्देशित तत्व जो हैं, जैसे मौलिक अधिकार अगर हमारे को कोई सरकार नहीं देती तो हम कानून द्वारा उनको लागू करवा सकते हैं। और नीति निर्देशित सिद्धांतों के पीछे कानूनी शक्ति नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी कार्य नहीं करती तो उसके लिए कोई भी नागरिक कानून की शरण नहीं ले सकता। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकारों के लिए तो हम कानूनी शरण ले सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके लिए इसको कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ना ही हम इन कानून की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के कुछ प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। जैसे वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जब संविधान बनाया गया ना, जैसे इसे प्रस्तावना बनी, उस समय नहीं था, लेकिन बाद में इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जो हमारे देश की प्रस्तावना है वो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है, उसको आत्मा कहा गया है। इसलिए हर भारतीय नागरिक की जो आस्था है, पूजा, अर्चना, विश्वास, जो सब प्रस्तावना है, इन सब की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, ये सब किसमें लिखा गया? प्रस्तावना में। और उसे कानून के समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने व उन्हें संचालित करने का अधिकार है। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। ये सारी बातें किसमें लिखी गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 के में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष शब्द में इन सब बातों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट इसकी विशेषता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब क्या आता है कि हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता या संपदा आदि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। इट मीन्स सार्वभौमिक मतलब है कि वह बात जो सब जगह एक जैसी लागू होती हो। वयस्क मीन्स जो 18 साल से ऊपर हो, तो उसको किसी प्रकार का बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता होता है
कहाँ तक पढ़ा लिखा हो, साक्षरता, ये संपदा आदि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना उसको मतदान का अधिकार है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देश के आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करते हैं, क्योंकि सबको अधिकार दे दिया गया ना, जो भी 18 वर्ष से ऊपर है, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, चाहे कोई किसी भी धर्म जाति का ना हो, कोई भेदभाव नहीं। मतलब इसमें जो है वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक किस्म से वो समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए भी नई आशाएं व प्रत्याशा जगाता है। अगली विशेषता है इसकी एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघ, मैंने बताया था ना, भारतीय संविधान संघात्मक है और दो लक्षण एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा भारत संघात्मक है और वो दो चीज़ों को पूरा करता है, दो लक्षणों को, एकल भी और संघीय भी। यानी राज्यों और शक्तियों का बंटवारा भी है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में सारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं। मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसीलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाते हैं, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और राज्य सरकार द्वारा, दूसरा राज्य सरकार द्वारा। लेकिन भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी कि एक नागरिकता है, चाहे वो कहीं भी रहता हूँ। स्वतंत्र निकाय, भारतीय संविधान कुछ स्वतंत्र निकायों की भी व्यवस्था करता है, स्थापना करता है, जैसे कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना भी की गई है। ये विशेषता बता रही मैं आपको। नेक्स्ट, स्वतंत्र निकाय कि किस तरीके से स्वतंत्र भारतीय संविधान कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। पहली स्थापना क्या है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग, यह अखिल भारतीय सेवाओं वह उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती के हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है और राष्ट्रपति को सलाह देना है। राज्य लोक सेवा आयोग, इसका काम क्या है कि जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना या राज्यपाल को सलाह देना। और नंबर 4 है इसका विभिन्न प्रावधान, कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत के संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये मैंने बताया स्वतंत्र निकाय कि भारत संविधान जो है इन सब निकायों की भी व्यवस्था करता है। अब नेक्स्ट है आपका आपातकालीन प्रावधान। अगर कोई आपातकाल का व्यवस्था हो जाए, कोई किसी प्रकार संकट आ जाए, तो उस समय क्या प्रावधान है। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे देश पर किसी प्रकार की आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उसको प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है कि देश की संप्रभुता, ये जो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, इन को अपनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। अभी बताया ना आपातकालीन भी कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति के लिए इन आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या आता है, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था। यह अनुच्छेद 352, यानी कि अनुच्छेद 352 के अनुसार अगर कोई बाहरी देश हमारे देश पर युद्ध करता है, आक्रमण करता है, विद्रोह करता है, तो उससे हमारे देश में जो अशांति पैदा होती है, उस अशांति से निपटने के लिए राष्ट्रपति जो है वो आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है राज्य में आपातकाल। राज्य में आपातकाल मतलब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जा सकता है। कब होते राष्ट्रपति शासन क्यों लागू
किया जाता है यदि राज्यों में संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई हो, यानी कि अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन, अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं करती, असफल हो जाती है, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। ये इसमें आएगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, यानी कि भारतीय की वित्तीय स्थिरता अगर संकट में हो तो आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है और केंद्र राज्यों के नियंत्रण में, और केंद्र जो है राज्यों के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बिना देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। देखो, वैसे अगर परिवर्तन करना होता है तो संशोधन होता है, संशोधन के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए, ये 3 आपातकाल है, पहला युद्ध से उत्पन्न आपातकाल, दूसरा संवैधानिक मशीनरी असफल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। इन तीनों में से कोई भी अगर ऐसे आपातकाल आता है तो हमारे बिना संशोधन किए हमारे देश का ढांचा जो संघात्मक है वो संघात्मक से क्या हो जाता है, एकात्मक। एकात्मक मीन्स सारी पावर केंद्र के पास आ जाती है, उससे में राज्यों का शासन उस राज्य में नहीं चलता। वैसे संविधान द्वारा केंद्र और राज्य अलग शक्ति हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति में हमारे देश का संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज व्यवस्था केंद्र व राज्य थी। बाद में देखो त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर की सरकार। शुरू में जब देश का संविधान बना था, जैसे बाकी देशों में संघीय संविधान होता है, ऐसे हमारे संविधान में भी 2 स्तरीय राज व्यवस्था थी। शुरू में जब संविधान बना था केंद्र और राज्य, लेकिन बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान यानी 1992 में एक 73वां संशोधन किया गया, 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसमें 3 स्तरीय यानी कि स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। स्थानीय सरकार जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है, हमारे भारत में ये त्रिस्तरीय सरकार है। जब संविधान बना था तब दो स्तरीय राज व्यवस्था थी, केंद्र और राज्य। लेकिन बाद में जब लोकल यानी कि स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की समस्या आई तो बाद में हमारे कहा ना, हमारा देश जो भारत का संविधान जो है वो लचीला है। लचीला मीन्स कि समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में कुछ परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इससे वो संशोधन भी किए जा सकते हैं। तो वर्ष 1992 में 73वें या 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय अर्थात स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1992 में जो 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया उसके माध्यम से किसकी स्थापना की गई, किसको सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई, पंचायतों को। 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायतों को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई और 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये हमारी त्रिस्तरीय सरकार। और अगली इसकी विशेषता है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां मीन्स 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण प्रदान किया। जो सहकारी समितियां हैं कुछ, उनको इन्होंने क्या दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा और संरक्षण भी प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में इसने किए। पहला क्या है, इसमें सहकारी समिति गठन करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 19 के अनुसार जो सहकारी समिति है उसको गठन करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये मौलिक अधिकार है सहकारी समिति का गठन करना। दूसरा, इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ दिया गया सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए। अनुच्छेद 43B इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, सहकारी समितियां शीर्षक से, अर्थात देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक व्यावसायिक स्वायत्त ढंग से व आर्थिक मजबूती से कार्य करेंगे। अर्थात सहकारी समितियों को पूर्ण संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो ये जो मैंने आपको बताई सारी हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, जो विशेषताएं बताई हैं, अब कुछ लोगों ने इसका जो है आलोचना भी की, संविधान की आलोचना भी की है कि भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया, लेकिन कुछ आधारों पर इसकी आलोचना भी की गई है। अभी मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ संविधान की आलोचना। तो
संविधान को बनाया गया संविधान सभा द्वारा और इसको अंगीकार भी किया गया, लेकिन कुछ आधारों पर इनकी आलोचना भी की गई। आलोचना क्या की गई कि ये उधार का संविधान है। कुछ आलोचकों ने यह आलोचना की कि यह एक उधार का संविधान है। आलोचक यह कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया व मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं, उधार की एक बोली कहते हैं, दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेज की पाबंदीगिरी कहते हैं। ये किसने कहा? सब आलोचकों ने। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण व अतार्किक है। जो जिन्होंने आलोचना की है वो आलोचना पक्षपातपूर्ण और अतार्किक तार्किक नहीं है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में इनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दूर करके स्वीकार किए हैं। ऐसे नहीं उठा के अपने संविधान में डाल दिया गया। उन्होंने संशोधन करके और भारत की परिस्थितियों के हिसाब से के अनुसार उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दूर करके स्वीकार किया है। इस आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? मतलब B.R. अम्बेडकर ने कहा कि जिन आलोचकों ने आलोचना की है कि ये जो है वो उधार का संविधान है या उधार का थैला है, पाबंदगिरी है विभिन्न दस्तावेजों की, तो B.R. अम्बेडकर ने कहा कि अब जो हम आज़ादी के समय में जो संविधान बनाना पड़ रहा हमें इस घड़ी इस समय दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले तय हो चुका है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ कि उसमें गलतियों को दूर करने व देश की जरूरतों के अनुसार उसमें टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे, यह दोषारोपण गलत है। किसने कहा? ये B.R. अम्बेडकर ने। दूसरी इसकी आलोचना की गई 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों ने यह कहा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के प्रावधान भारत के प्रावधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। ये सब आलोचकों ने कहा। लेकिन इस आलोचना को उत्तर देते हुए B.R. अम्बेडकर ने इस प्रकार उत्तर दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं, इसीलिए वहां से हमने कुछ बातें ली अपने संविधान में। तीसरी इसकी आलोचना है भारतीय विरोधी या अभारतीय। आलोचक के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय यानी कि भारतीय विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं व भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये किसने कहा? आलोचकों ने कहा कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय विरोधी है या भारतीय नहीं है, वो भारतीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त व अकारण है। कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, क्यों अधिकतर चीज़ें दूसरे देशों से अपनाई गई हैं, तो इसकी प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त है और अकारण है। चौथी इसकी आलोचना है गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन व मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। तो ये आलोचकों ने ये कहा कि गांधीवाद से दूर है, गांधीवाद से दूर बना है संविधान। गांधी हमारे भारत के संविधान में गांधीवादी दर्शन नहीं होते, ना उन मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। अगली इसकी आलोचना है महाकाय आकार की। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा है कि भारत का संविधान बहुत ही भीमकाय व बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश संविधान वेता के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है। ये आलोचकों ने कहा है कि जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और वह संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा व जटिल है। अगली इसकी आलोचना बताई गई है वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग। कुछ आलोचकों के अनुसार जिस कानूनी भाषा व मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गए। सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं, जो कि मुकदमे की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य व बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। क्योंकि और ये सब जो इनकी जो भाषा है वो वकील ही समझ सकते हैं, आम व्यक्ति की भाषा ये आम व्यक्तियों को ये भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोला कानूनी भाषा और इसको वकीलों की के लिए स्वर्ग कहा। इसको संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अत्यधिक विस्तार और शब्द भंडार का इस्तेमाल नहीं करता
ये सब किसने कहा? वकीलों के स्वर्ग में ये बात आ रही है कि संविधान से संबंधित कोई भी दस्तावेज इतना अत्यधिक विस्तार व शब्द भंडार शब्दावली का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। यह एक विधि मूल्य नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था। यह एक विधि ग्रंथ नहीं, ये आलोचकों ने कहा है कि यह एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा कर दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों में लद गए जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। ये सब इसमें आलोचना में आएंगे। तो इस सब अध्याय में मैंने आपको 2 मेन टॉपिक पढ़ाए हैं। पहला पढ़ाया है संविधान की विशेषताएं और दूसरा, इस अध्याय में 2 ही मेन मुख्य विषय हैं, संविधान की विशेषताएं और संविधान की आलोचनाएं। इसके मैं आपको नोट्स भी दूंगी, आपको अगर ना समझ आए आप नोट्स भी पढ़ सकते हो और जो मैं वीडियो भेजी हुई भी आप समझो। जो आपको क्लियर ना हो प्लीज़ अपने कमेंट्स दो ताकि अगले वीडियो में मैं आपको और क्लियर करके बता सकूँ। ठीक है, चलो थैंक्स बेटा।